Today lecture is about mathematics, derivation of circular functions, या trigonometric functions. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या सर्कुलर जो फंक्शन है उनकी डेरिवेशन. डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक और circular functions. And now let's consider a Cartesian plane, rectangular coordinate system. इसमें सर्कल ड्रॉ कर और उस सर्कल से फिर डेरिवेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से. इस सर्कल में ये ट्रायंगल बन रही है. इसका कुछ एंगल है which is represented by थीटा. ये तीनों पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया जाएगा. ये पॉइंट ओ ओरिजिन के लिए ए और ये पी. ओ ए की जो लेंथ है वो है एक्स और जो ए पी की लेंथ है वो वाई है और ओ पी की 1. ये एक यूनिट सर्कल है. यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 हो और सेंटर ओरिजिन पे हो इसलिए 1 लिखा है. यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एट ओरिजिन और रेडियस 1 यूनिट हो. 1 एंड रेडियस इज 1 यूनिट. 1 यूनिट का मतलब होता है कि अगर सेंटीमीटर्स में, अब ये डिपेंड करता है ना कि रेडियस सेंटीमीटर में या मीटर में या वो तो मेंशन होती हैं तो इसलिए यूनिट लिखा जाता है जनरली तौर पे. और that theta is an angle in a unit circle. अगर वो थीटा एंगल हो यूनिट सर्कल में तो जो बनेगा ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा. फर्स्ट पहली बात ये जो सर्कल कार्टेशियन प्लेन में बनाया हमने वो यूनिट सर्कल है. यूनिट सर्कल का रेडियस जो होता है, रेडियस सेंट्रल पॉइंट से लेके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस. पॉइंट कौन सा पॉइंट? ये एक सर्कल ऐसी उसको शेप को कहते हैं जो मुख्तलिफ इक्वी डिस्टेंस पॉइंट से बना हो. तो ये इक्वी डिस्टेंस पॉइंट से बना हुआ एक शेप है. तो उसमें से किसी भी एक सेंट्रल पॉइंट से लेके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ हो जाए, यहाँ से यहाँ हो जाए, इधर उस पॉइंट किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं. उसका रेडियस 1 होना चाहिए और सेंटर जो हो उसका वो ओरिजिन पे हो, कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन पे हो तो उसको यूनिट सर्कल कहते हैं. और इस यूनिट सर्कल में कोई भी एंगल अगर थीटा स्टैंड कर रहा है तो उसमें जो ट्रायंगल बनेगी वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी. अब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो फिर कोस थीटा, साइन थीटा, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लेते हैं. कोस कर्व वही है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू x ओवर 1 क्योंकि हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर है. साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो लेंथ x के बराबर आ गया इसको साइन थीटा साइन पर हट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूज 1 है, y ओवर 1 इज इक्वल टू y. और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर y ओवर x
मतलब यहीं से y किसके बराबर है साइन थीटा और x किसके बराबर है कोस थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो अगर किसी कोई पॉइंट लिया जाता है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, तो उसको साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। एक्स की जगह आ जाता है कोस थीटा और वाई की जगह साइन थीटा। अब कुछ एग्जांपल हैं, उनमें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। वैसे भी ये एक टेबल होता है, थीटा 30 या 45 या 60 या 90 है, पूरा टेबल होता है, उसको याद करना पड़ता है। थीटा 30 डिग्री है तो पॉइंट्स एक्स वाई निकालने हैं। पॉइंट्स एक्स वाई निकालने हैं। पी एक्स वाई किसके बराबर होता है, पी कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक्स वाई निकालने के लिए कोस थीटा और साइन थीटा निकालना है। कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और साइन 30 इसके बराबर होता है 1/2। ये आ गए पॉइंट्स। मज़ीद इसमें टेन थीटा अगर पूछा हो तो टेन थीटा भी निकाला जा सकता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस 1/2 ओवर √3/2। ये 2 से कैंसिल आउट, 1/√3। इस तरह थीटा 45 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, कोस √3/2 होता है। तो टेन तो इन दोनों को सॉल्व करके साइन ओवर कोस करके निकाला जाता है। 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं, साइन और कोस 1/√2, और ये 1 के बराबर हो जाता है। अब साइन 30 डिग्री पे जो इसका 30 डिग्री पे जो साइन की वैल्यू थी वो 60 डिग्री पे कॉस की वैल्यू बन जाती है, और जो 30 डिग्री पे कॉस की वैल्यू होगी वो साइन की वैल्यू बन जाती है। ये ऐसे होता है। और टेन की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करके √3, पहले 1/√3 थी, अब √3 हो जाएगी। साइन 90 पे मैक्सिमम होता है 1, कॉस 90 पे मिनिमम होता है 0, और टेन 90 पे इन्फिनिट होता है। वैसे इसका 0 डिग्री भी साथ ही लिखा जा सकता है। 0 डिग्री से शुरू होता है। ओह, ये तो थीटा डिग्री हो गया। 0 डिग्री, 0 डिग्री पे ये 0 होता है, ये मैक्सिमम होता है, ये 0/1, तो ये भी 0 ही होगा, ये भी 0 होता है। और आगे एनालिटिकल ज्योमेट्री देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री वो ही, इस पे काफ़ी मीम्स ही बनी है। जैसे इस पे बारे में सबसे ज़्यादा है कि आप ट्रायंगल देख रहे हो या रेक्टेंगल देख रहे हो, लेकिन उस पर भी प्रूव करना पड़ता है कि प्रूव डैट इट इज़ अ ट्रायंगल, प्रूव डैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। और मैथ की इसी फील्ड को, इसी ब्रांच को एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन एंगल को कहते हैं। जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज इसको काउंटर क्लॉकवाइज है। एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, उसको इंक्लिनेशन ऑफ एंगल, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहते हैं। इसमें सबसे एनालिटिकल या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट
पहले इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते थे, अब लेटेस्ट इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको कार्टेशियन प्लेन की वजह से कहते हैं। ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऐसे शो होगी। कोई भी एंगल, चाहे वो रीजन से गुजर रहा हो, एंगल शो करना है ना, बस कोई भी हो जाएगा। ये एंगल अल्फ़ा या थीटा जिस मर्जी चीज़ से रिप्रेजेंट करें। ये एंगल जो मेजर किया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम पॉजिटिव एक्सेसिस, मेजर कहाँ से किया गया? पॉजिटिव एक्सेसिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसे होती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया थ्रू अ नॉन हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है, तो ये नॉन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल नहीं है बिल्कुल, लेकिन लाइन स्ट्रेट है। तो इस एंगल को, इसको कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल अल्फा या थीटा से। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसमें स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप आम जुबान में वैसे इसको ढलान कहते हैं, असल में इसका इधर भी मतलब इसका ढलान ही है कि लाइन में कितनी स्टीपनेस है, कितनी ढलान है। स्लोप कहते हैं कोई लाइन कितनी ज़्यादा ढलान पे है। अब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसमें ढलान तो नहीं ना है। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाए तो उसमें जो एम होता है या स्लोप होती है वो इन्फिनिट होती है, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसमें ज़ीरो होती है। चाहे ऐसे लाइन आ जाए, चाहे लाइन ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, ढलान नहीं है। अब यहाँ पर इन्फिनिट होती है और यहाँ ज़ीरो होती है, ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो एम होती है स्लोप, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ये टेन थीटा के बराबर होती है। तो टेन थीटा के बराबर होती है जब यहाँ पर होगी इधर, तो यहाँ पर एंगल क्या है? 0 डिग्री, क्योंकि एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया जाता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल 0 डिग्री है, तो टेन 0 डिग्री इन्फिनिट होता है। और वाई एक्सिस से ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस से चलेना तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और टेन 90 पे 0 होता है। टेन 90 डिग्री पे 0 होता है और टेन 0 डिग्री पे इन्फिनिट होता है। और स्लोप का जो फॉर्मूला है वो है डिफरेंस ऑफ y ओवर x। असल में ये फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इससे ही डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x। ये क्या हो गया? y हमने पीछे निकाला था, y किसके इक्वल था? साइन के, और ये कॉस के, x कॉस के, तो साइन ओवर कॉस टेन थीटा, इसलिए टेन थीटा के बराबर है स्लोप। इन टर्मिनोलॉजीज के बाद एक दो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज हैं, इस टॉपिक में। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहला फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। फिर इनके एप्लीकेशंस देखते हैं, पहले बस फार्मूले देख लो एक दफ़ा सारे। डिस्टेंस फार्मूला, स्लोप का फार्मूला लिख दिया, वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर में। डिस्टेंस फार्मूला, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ये है डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला m इज इक्वल टू मिड पॉइंट
कैसे आता है, किसी भी दो चीज़ को सम कर लिया जाए, उसको डिवाइडेड बाई 2, उसका हाफ निकाल लिया जाए, तो यही है ऐसे ही x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो इससे मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट कभी भी एक नहीं आएगा, दो आएगा इससे हमेशा, क्योंकि ये दो इसमें वेरिएबल हैं x और y। तो अरिथमेटिक मीनिंग कहने। और एक इसमें इम्पोर्टेंट जो पढ़ना है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके बगैर ये चैप्टर इनकम्प्लीट है। इक्वेशन ऑफ लाइन, जो एक पॉइंट होता है उसकी डायमेंशंस नहीं होती, ज़ीरो डायमेंशन कंसीडर होता है। वैसे तो उसकी होती हैं, लेकिन ज़ीरो डायमेंशन कंसीडर होता है। जो एक रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है वो 2 डायमेंशनल सिस्टम है, और जो सिलेंडर होता है वो 3 डायमेंशनल। तो लाइन असल में एक 1 डायमेंशन सिस्टम है। पॉइंट 0 डायमेंशन है कंसीडर होता है। वैसे इसकी 2 डायमेंशन हो सकती हैं, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, मुझे तो तीनों ही लगती हैं। लाइन जो है वो 1 डायमेंशन सिस्टम है, सिर्फ लंबाई इसकी हो सकती है। वैसे तो खैर मोटाई भी होती है, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, या इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इनमें 2 डायमेंशन होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। और लास्ट पे सिलेंडर, ये 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, थिकनेस भी आ जाती है इसमें। 3 डायमेंशन सिस्टम हमने पढ़ना है। लाइन 2 डायमेंशन सिस्टम, जो 2-3 टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। एक है लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। इन तीनों में डिफरेंस है। लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रे को ऐसे, और लाइन को बल्कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट को ऐसे। अभी लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस है। सेगमेंट का मतलब पार्ट होता है, हिस्सा। लाइन एक इनफाइनाइट चीज़ है जो दोनों तरफ से इंक्रीज हो सकती है, इधर से भी जितनी मर्जी। तो कभी भी लिखा होता है किताबों में लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन ए बी नहीं लिखा होता, क्योंकि लाइन ए बी की तो लेंथ कोई बता ही नहीं सकता। रे कोई भी ऐसी चीज़ जो एक पॉइंट तो फिक्स होता है उसका, लेकिन दूसरा पॉइंट, ओरिजिन उसका फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट नहीं फिक्स होता। लाइट रेज होती हैं या कुछ भी पता होता है कि ये बल्ब से निकल रहे हैं या इस जगह से, लेकिन आगे कहाँ पर वो जितना मर्जी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, रे को भी जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है दूसरी साइड। और लाइन सेगमेंट ये फिक्स होती है, ये लाइन का एक ख़ास हिस्सा होता है, इसलिए इसकी लेंथ फिक्स होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर ही है, इसलिए हम ज़्यादातर लाइन सेगमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लाइन सेगमेंट है। अब लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन 4 है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पहली फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप ढलान, इंटरसेप्ट अगर x का इंटरसेप्ट है तो वो पॉइंट जो अगर y का इंटरसेप्ट है तो वो लाइन जो x एक्सिस को, वो पॉइंट वेयर द लाइन कट y एक्सिस। और अगर x का इंटरसेप्ट है तो वो पॉइंट जहाँ पर लाइन x एक्सिस को कट करती है। तो फर्स्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये सबसे कॉमन यूज़ होने वाली है, जो केमिस्ट्री में भी आई थिंक यूज़ हुई थी, केमिस्ट्री में भी यूज़ हुई थी। m क्या है यहाँ पर, स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1। y और x क्या है, पॉइंट्स हैं ऑन x और y एक्सिस पे। और c क्या है, y इंटरसेप्ट पॉइंट वेयर लाइन कट्स y एक्सिस।
ये वो पॉइंट है जहाँ पर लाइन जो है वाई एक्सिस को कट करती है, ये वाई इंटरसेप्ट है। दूसरी फॉर्म है, ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, दूसरी फॉर्म है वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें क्या है, स्लोप यूज होगी और पॉइंट यूज होगा, कोई एक पॉइंट। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वाई के अलावा एक पॉइंट यूज हो रहा है, एक्स वन और वाई वन, और m स्लोप, इसलिए इसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरा इसी से ड्राइव किया हुआ है टू पॉइंट फॉर्म, उसमें m की वैल्यू पुट कर दी है, स्लोप की वैल्यू। टू पॉइंट फॉर्म, अगर एक पॉइंट दिया हो और स्लोप ऑलरेडी गिवन हो फॉर्मूले में, तो डायरेक्टली पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ होगी। टू पॉइंट फॉर्म वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि सेकंड पॉइंट गिवन ही नहीं है। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट गिवन हो तो ये वाली फॉर्म डायरेक्टली यूज़ हो सकती है, इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स वन और y2 माइनस वाई वन। हमने क्या किया, सिर्फ m की वैल्यू पुट की है, बाकी वैसे के वैसे x माइनस एक्स वन। और फोर्थ फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू वन। x ओवर x इंटरसेप्ट प्लस y ओवर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वन होता है, और b क्या है, y इंटरसेप्ट। ये चार फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन के। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लाइन है ना, लाइन यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की थी इधर, इस लाइन को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से आगे, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा अब एल यूज़ करना ना, इसलिए एल वो लाइन है जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है यहाँ पर, या वाई एक्सिस को कट कर रही है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। पहला पॉइंट है, अगर एल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये साइन पैरेलल के लिए यूज़ होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ तब जब, सिर्फ इस केस में m जो होता है, जो स्लोप होती है वो ज़ीरो आती है। क्यों? क्योंकि टेन जो होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। अगर l वर्टिकल हो जाए, वर्टिकल, इफ़ एंड ओनली इफ़, तो इस केस में m इनफाइनाइट हो जाता है। अब इनको दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। पहली बात कि एल हॉरिजॉन्टल है, तो फिर हम खुद ब खुद कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है स्टेटमेंट में गिवन है कि एल हॉरिजॉन्टल है, तो हम खुद ब खुद स्लोप को ज़ीरो कर देंगे। और अगर स्टेटमेंट में दिया गया है कि एल वर्टिकल है, तो हम खुद ब खुद स्लोप को इन्फिनिट कर देंगे। लेकिन दूसरे केस में अगर ये लिखा होता है कि एम इन्फिनिट है, तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एल असल में वर्टिकल है। और अगर लिखा होता है कि m 0 है, तो पता चल जाएगा कि l हॉरिजॉन्टल, मतलब वाइस वर्सा। थर्ड पॉइंट इज, इफ़ द स्लोप ऑफ, जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना, उनकी स्लोप बराबर होती है। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बी सी, then points
अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर इसका मतलब है कि ये लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन। अगर ये पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ए बी सी, ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप सेम आएगी। ढलान इसकी सेम क्यों है? क्योंकि लाइन ही एक है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट्स को लीनियर। तो सेकंड पॉइंट पे अगर बता दिया जाता है कि ए बी सी को लीनियर है, तो इसका मतलब है कि ढलान क्या थी? उनकी सेम थी, स्लोप सेम है। ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है इतने फासले पे, इधर कोई इधर, रैंडम फासले पे भी हो सकता है, तो फिर भी स्लोप पे इफेक्ट नहीं आता उसका। और वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, द टू लाइन्स अगर लाइन्स दो हो जाएं L1 और L2 विद रिस्पेक्टिव स्लोप्स, और अगर उनकी स्लोप रिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि L1 की स्लोप पहले वाली स्लोप फर्स्ट की और सेकंड वाली स्लोप या सेकंड जो थिंग लिखी जा रही है वो दूसरे के लिए रिस्पेक्टिव। और अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकती हैं या परपेंडिकुलर हो सकती हैं। तो इस केस में हम स्लोप का कैसे आइडिया लगाएंगे? अगर पैरेलल हुई ये दोनों लाइन तो स्लोप इनकी बराबर होंगी। जब दो चीज़ें हैं ही पैरेलल तो इनकी ढलान भी सेम होगी ना, स्लोप सेम आएगी। लेकिन दो चीज़ें परपेंडिकुलर हैं, स्लोप सेम नहीं आ सकती। तो इस केस में M1 इज इक्वल टू -1 ओवर M2, या अब M2 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, M1 M2 इज इक्वल टू -1। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। अगर ये पता हो तो हमें ये पता चल जाएगा तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर थी, और अगर ये पता हो लाइन्स परपेंडिकुलर थी तो ये वाला रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये पता चल जाए कि लाइन्स पैरेलल थी तो ये रिलेशन यूज़ हो सकता है, और अगर ये रिलेशन पता तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि लाइन्स पैरेलल थी। हमें इनकी एप्लीकेशंस देखनी है क्वेश्चन के जरिए। फाइंड द डिस्टेंस, मिड पॉइंट एंड स्लोप बिटवीन द पॉइंट्स। ए क्या है 2 4 और बी क्या है 6 10। इसलिए वाले फॉर्मूले यूज़ करके ये तीनों चीज़ें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू x1 हो गया y1 x2 y2, तो 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 10 - 4 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू √4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 16 प्लस 36 इज इक्वल टू √52। तो ये आ गया ऑलमोस्ट 7.2 यूनिट्स इस तरह देखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है मीटर में थे ये पॉइंट्स या सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में। अब मिड पॉइंट x1 + x2 ओवर 2, y1 + y2 ओवर 2, x1 + x2 2 + 6 ओवर 2, 4 + 10 ओवर 2। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि x के साथ x1 x2 ही लिखना है, ये दोनों नहीं लिखने। ये आ गया 8 ओवर 2 14 ओवर 2 इज इक्वल टू 4 और 7। नेक्स्ट पार्ट इसका स्लोप निकालनी थी। m इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 -
x1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 6 माइनस 2, या ये 6 ओवर 4, तो 3/2, 3/2 इसकी, या 1.5 ये इसकी स्लोप। सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find equation of line passes through the point points A 4 8 है और B 6 10। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें हैं। हम सारे मेथड्स के जरिए निकाल लेते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से शुरू करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप निकालते हैं सबसे पहले इसके लिए। m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, 10 माइनस 8 ओवर 6 माइनस 4, 2/2 और ये 1। और अब y इज इक्वल टू m की जगह 1 x प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब c चाहिए हमें। फॉर c के लिए हमें कोई पॉइंट चाहिए जो लाइन पे हो। फॉर c वी नीड अ पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये वाला पॉइंट भी लाइन पे है, ये पॉइंट भी लाइन पे है। इसको एक पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अगर कभी भी ग्राफ पे लोकेट करना है, यहाँ पर अगर 8 है किसी जगह, 4 8 है ना एक पॉइंट, तो 4 8 में का मतलब यह है 1 2 3 4। अगर ये 4 है तो 2 4 6 8 और ये 8 है यहाँ पर y पे, x पे, तो 4 और 8, तो ये एक पॉइंट लगता है। इसलिए इसको एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x और y। ठीक है, कोई सा भी हमें एक पॉइंट चाहिए। अब ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है लाइन पे, तो इन दोनों में से किसी भी एक को यूज़ करके हम c निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। y, इस केस में y क्या है? 8 इज इक्वल टू 4 प्लस सी। सी कैलकुलेट करना है। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। 8 इक्वेशन 1 बिकम्स, सी की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये है इक्वेशन ऑफ y। जो y होगा वो हमेशा x से 4 बड़ा होगा, 4 नंबर बड़ा आएगा। दूसरा है इसी की इक्वेशन ऑफ लाइन एक तरीके से निकाल लिया। अब दूसरे तरीके से निकाल लिया 1.4। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन और x1 कोई सा भी ले सकते हैं इन दोनों में से, लेकिन जो सा x लिया वही वाला y यूज़ करना पड़ेगा बस हमें, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। 8 इज इक्वल टू m x2 माइनस एक्स y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इंटू ये आ गया x माइनस 4। ये हमने निकाल चुके हैं। ऊपर 1 है ये m और x माइनस 4, y माइनस 8। y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 4, y इज इक्वल टू x माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 4। सेम वही आंसर जो ऊपर आया था। थर्ड 2.4। 2.4 में सिर्फ हमने m की जगह वो यूज़ करते थे, फार्मूला m का यूज़ किया था, तो बस वही आंसर आएगा y माइनस वाई
1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 y माइनस 10। अब ये दूसरे वाले पॉइंट से यूज़ कर देते हैं। इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, ये तो 1 है, स्लोप है ना, तो स्लोप एक दफ़ा कैलकुलेट कर लिया। x माइनस 6 y माइनस 10 इज इक्वल टू x माइनस 6 y इज इक्वल टू x माइनस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू x प्लस 4। इसकी कुछ और एप्लीकेशन है कि अगर दिया हो ट्रायंगल को प्रूव करेंगे, प्रूव दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइड्स दी होंगी, उससे कैलकुलेट कर। वर्टिसेस दी हुई हैं इसकी A1 1 B4 5 और C12 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इसको साइड्स की मदद से इसको सॉल्व किया जाए और दूसरा तरीका है कि स्लोप की मदद से। साइड्स की मदद से कैसे बता सकते हैं हम, अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर जाए, किसी एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो फिर कंफर्म है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। एक मेथड तो ये है, इसके ज़रिए प्रूव किया जाए। दूसरा मेथड है स्लोप वाला, कि परपेंडिकुलर आ जाए दोनों की स्लोप ए बी और बी सी, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1, मतलब m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो इससे क्या होता है, पॉइंट्स लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू द पॉइंट बी सी, ये भी प्रूफ हो जाए तो इससे ये दो मेथड्स हैं, मेथड नंबर 1 और ये मेथड नंबर 2, दोनों मेथड से ही ये प्रूव हो रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों मेथड से कर रहे हैं। अगर पहले मेथड से किया जाए इस मेथड से, तो सबसे पहले हमें ए बी बी सी और ए सी तीनों पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, फिर डिस्टेंस निकाल के उनको इस फार्मूले में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 स्क्वायर is equal to under root 3 square plus 4 square is equal to 9 plus 16 under root 25 पर ये आ गया 5। अगला BC under root x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, BC is equal to under root 12 माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 स्क्वायर, BC is equal to under root of 12 माइनस 4 8 स्क्वायर प्लस ये आ गया माइनस 6 का स्क्वायर और 64 प्लस 36 माइनस 6 या 6 एक ही, अंडर रूट 100 ये आ गया 10। अब रह गया ए सी या सी ए, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। जिन क्वेश्चन में स्क्वायर आता है ना, तो वहाँ पे y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ए सी या सी ये दोनों ही ठीक है। 12 माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 12 माइनस 1 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 121 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 125। ए बी के केस में x1 y1 x2 y2, बी सी के केस में x1 y1 x2 y2, और ए सी के केस में या तो इसको x1 y1 कर दिया जाए, इसको x2 y2, या इसको x1 y1 और x2 y2।
सी ए अगर लिखते हैं तो इसको x1 1 और y1 का, और अगर ए सी लिखते हैं तो इसको x1 और y1 का। इसके मुताबिक ये सॉल्व किया है। तो सबसे लंबी साइड्स यही लग रही है क्योंकि √125 एटलीस्ट 10 से बढ़ाएगा। 121 11 का स्क्वायर है ना, तो 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो ए सी का स्क्वायर अगर ए सी प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। √125 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कट गया। 125 इज इक्वल टू 25 प्लस 100 इज 100 एम्प्लाइज 125, और ये सॉल्व करके भी 125 दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि तीनों वर्टिसेस जो थी वो राइट एंगल ट्रायंगल यही थी। और जो मैंने दूसरा अदर मेथड बताया था कि स्लोप के ज़रिए बता सकते हैं, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाली जाए, m1 जिसे हम कहेंगे, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यह आ गया 5 माइनस 1 ओवर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ओवर 3, और स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इज ओवर x2 माइनस x1। यह आ गया -1 माइनस 5 ओवर 12 माइनस 4 माइनस 6 ओवर 8 माइनस 3 ओवर 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, और स्लोप ऑफ m1 m2 इज इक्वल टू -1। If the AB is perpendicular to BC, then अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों को लाजमी तौर पे -1 के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों की स्लोप 4 ओवर 3 इंटू -3 ओवर 4, ये कैंसिल आउट हो गया। -1 के -1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है देयरफॉर ए बी is perpendicular to the BC, so triangle ABC is right triangle। ये प्रूव हो गया। अगर किसी को प्रूव करना हो कि ये जो साइड्स हैं ये रेक्टेंगल की हैं, ओह रेक्टेंगल की हैं, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइड्स बराबर होती हैं और दो साइड्स बराबर होती हैं। तो ये प्रूव करना है कि चारों साइड्स का वो निकाला, डिस्टेंस निकाला जाए, और फिर को चारों में से दो दो पेयर बन जाएंगे। अगर दो दो पेयर बन जाए तो वो प्रूव हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल की ही साइड्स है। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूछ लिया जाए तो तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा के तीनों साइड्स निकाली जाए और प्रूफ किया जाए कि तीनों साइड्स बराबर है, तो प्रूव हो जाएगा कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस कोई सी भी दो साइड्स बराबर आ जाए और एक बराबर ना आए, कोई सी भी दो, ज़रूरी नहीं है, ये मैं ऐसी एग्जांपल के तौर पे देख रही हूँ कि इन तीनों में से कोई दो बराबर आ जाए और एक ना, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। पैरेललोग्राम प्रूव करना हो किसी भी चीज़ को कि ये साइड हैं पैरेललोग्राम की, तो उसके लिए पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि दो साइड्स मतलब दो पेयर्स होते हैं, उनमें से हर एक पेयर पैरेलल होता है। मतलब ए बी और ए बी और सी डी ये पैरेलल है, और ए डी और बी सी ये पैरेलल है।
कोई भी हम वो बनाते हैं तो जो यूजुअल प्रैक्टिस है वैसे पढ़ा जाता है, ए बी सी डी, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे पढ़ा जाता है। तो इसलिए ए डी बी सी इन दोनों का पैरेलल होना ज़रूरी है और इन दोनों का पैरेलल होना, ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होना ज़रूरी है। और पैरेलल होने के लिए जो स्लोप होती है, स्लोप बराबर होनी चाहिए, स्लोप शुड बी इक्वल। मतलब ए बी की स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, और स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। इन ये इससे प्रूफ हो जाएगा कि वो जो हमें दी गई हैं पॉइंट्स वो पैरेललोग्राम के ही वर्टिसेस हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ फाइंड। इससे हमारे पास मीडियन आ गया। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया, ग्राफ फॉर्मेशन। उसके बाद क्वेश्चन एक दो करेंगे बस फिलहाल के लिए टॉपिक। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ ड्रॉ करना है, y और x ये लिए जाए। y अगर 0 है तो x भी 0 होगा, y 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है, ये 2, ये 3, मतलब लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, -1 -2 -3। और अब यहाँ पर y और x और नहीं, y इज इक्वल टू एक्स। पहले ये वाला ग्राफ ड्रा कर लेता है, इनका मैंने डाटा x वाले का लिख लिया। x स्क्वायर करने के लिए मुझे अब इन सब का स्केयर लेना पड़ेगा y, क्योंकि y x स्क्वायर के बराबर है। पहले ये ग्राफ ड्रा करें था, फिर दूसरा। ज़ीरो 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है 0 0, जब 0 है तो x भी 1 1, 2 पे 2 3 पे 3, ऐसे ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बनेगी इस स्केल के ज़रिए। लेकिन अगर यहीं पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ ड्रा किया जाए, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो साथ ही x तो वही रहेगा, बस y चेंज करना पड़ेगा। ज़ीरो 1 पे 1 ही होगा, 2 पे 4, 3 पे 9, -1 पे 1 4 9। ग्राफ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 9 तक मार्किंग्स नहीं लगाई मैंने। यहाँ पर y में 9 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे एक भी डिस्टेंस होता है, बस मेरे पास जगह कम थी। ये ऐसे ही नीचे माइनस में भी आएगा, 1 2 3 4 5
-1, -2, -3, -4 और -5। 1 पे 1, 2 पर 4, 3 पर 9, -1 पे 1, 2 पर 4, 3 पर 9। तो ये ऐसी कर्व आएगी, ये कर्व है y=x करके। अब बस इसकी 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं। और शो दैट द पॉइंट्स, अब पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि कोलिनियर है कि नहीं। शो दैट द पॉइंट्स a-36, b-32 and c-60 are collinear। ये शो करना है कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। कोलिनियर कैसे पॉइंट्स हो सकता है कि दोनों की स्लोप बराबर हो। A, B and C are collinear if the line AB and BC has same slope। इन दोनों की अगर स्लोप सेम हो जाए तो ये कोलिनियर है। स्लोप ऑफ ए बी, एक तरीका तो है कि दोनों के अलग अलग स्लोप निकाल के बाद में बताया जाए कि दोनों बराबर हैं, या दोनों को ऐसे लिख लिया जाए। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी y2 minus y1 over x2 minus x1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 2 minus 6 over 3 minus minus 3 is equal to 0 minus 2 over 6 minus 3 minus 4 over 3 plus 3 minus 4 over 6 is equal to 2 by 3 minus 2 by 3, 0 minus 2 minus 2 ही है। और ये 3 minus 2 over 3 is equal to minus 2 over 3। as the slope of AB is equal to slope of BC, so the points A, B and C are collinear। ये प्रूव हो गया कि पॉइंट्स कोलिनियर है। इसी का एक क्वेश्चन है, फाइंड H सच दैट A -1H, B पॉइंट 32 और पॉइंट C है 73, these are collinear। ये पॉइंट्स कोलिनियर है बता दिया गया है। इनको यूज़ करते हुए एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एज द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, सो अगर ये कोलिनियर है तो दोनों की स्लोप बराबर होगी ए बी और बी सी की। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। यह गया 2 minus h over 3 minus minus 1 is equal to 3 minus 2 over 7 minus 3, 2 minus h over 3 plus 1, 3 minus 2 आ गया 1 over 4, 2 minus h over 4 is equal to 1 over 4, 4 से cancel out, 2 minus h is equal to 1, 2 minus 1 is equal to h, तो h का 1, ये h निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड k so that line joining A 7 3 और B k -8 and line joining C -4 5
and D -6 4 और पैरेलल। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इन दो लाइंस के पॉइंट्स दे दिए गए हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं और के फाइंड करना है। अब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, बराबर होती है। ये वाले को उसको यूज़ करके हमने सॉल्व करना क्वेश्चन। द टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप्स बराबर होंगे, मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। ए बी की स्लोप -8 -3 ओवर -8 -0 k -7 is equal to CD 5 CD y2 -y1 4 -5 over -6 -4 -11 over k -7 is equal to -1 over -6 plus 4 -11 over k -7 is equal to -1 over -6 plus 2 over -2 minus से cancel out 1 over 2 -11 over k -7 is equal to 1 by 2 by cross multiplication करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू -11 इज इक्वल टू k -7 इंटू 1 -22 इज इक्वल टू k -7 -22 आगे -11 को ये हम आगे सॉल्व कर रहे थे। -22 इज +7 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू -15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स दिए हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम क्या है। शो दैट द पॉइंट्स A 5 2 B -2 3 C -3 4 and D 4 -5 are vertices of पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम की दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। इन केस ऑफ पैरेललोग्राम two vertices are parallel and other two vertices are also parallel. So इसका मतलब यह है कि हम चारों वर्टिसेस निकालेंगे जिनकी स्लोप बराबर आ गई, वो क्या थे, पैरेलल हैं। चारों की तरह स्लोप निकालेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी की स्लोप निकालनी है 3 -2 ओवर -2 -5 इज इक्वल टू 1 over 7 इज इक्वल टू -1 over 7। ये माइनस अगर नीचे तो वो दरमियान में ही आ जाता है। स्लोप ऑफ बी सी -4 -3 ओवर -3 -2 इज इक्वल टू -7 और -3 + 2 इज इक्वल टू -7 ओवर
-1 minus minus they cancel out 7. Slope of AB BC CD -5 minus 4 over 4 minus 3. -5 plus 4 over 4 plus 3 minus 1 over 7. Slope of AB BC CD DA is equal to -5 minus 2 over 4 minus 5 -7 minus 1 minus cancel out 7. और इसकी स्लोप और इसकी स्लोप बराबर है बी सी और डी ए की और सी डी और ए बी की, मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है. एस द स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी एंड द स्लोप ऑफ डी ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. So AB is parallel to CD and DA is parallel to BC. Hence prove that the points A, B, C, D are vertices of parallelogram. प्रूव हो गया कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं. Next question is find the equation of the side AB of the triangle. ये triangle है, इसका symbol whose vertices are, ठीक है, A क्या -3 2 है, B 5 4 है एंड C 3 -8. और इसका सेकंड पार्ट है व्हाट इज द स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स C टू द साइड AB. पहला जो है वो पार्ट है इक्वेशन ऑफ साइड, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन लगानी है AB पर. दूसरा जो है वो स्लोप निकालनी है, एल्टीट्यूड गिराना है C से AB लाइन पर, उसका स्लोप निकालना है. सबसे पहले ये इक्वेशन ऑफ लाइन लगाते हैं AB पर. स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे हम. स्लोप फॉर्म for the equation of side AB we use, हम क्या यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. y माइनस y1 कोई सा भी पॉइंट ले लिया जाए A B में से, और y1 हम लोग ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, y -2 A वाले ले लेते हैं पॉइंट्स. m अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले लिख ले x -3 y -2 इज इक्वल टू m इंटू x प्लस 3. अब m नहीं निकाला हमने, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. इन दोनों को अब ए बी क्या निकालना है तो ये दोनों यूज़ हो जाएंगे, y2 माइनस y1 y2 4 -2 ओवर 5 माइनस 3 4 माइनस 2 ओवर 5 प्लस 3 2 ओवर 8 1 ओवर 4.
y माइनस टू इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स प्लस 3। हमने इसमें y निकालना है, y की इक्वेशन 4 इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। 4y माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। 8 उधर मूव कर दो। 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 प्लस 8। 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 11। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 ओवर 4। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द स्लोप निकालनी है, एल्टीट्यूड की ड्रॉन फ्रॉम द सी। ये लाइन ए बी, अगर इसको सपोज करेंगे सी से एल्टीट्यूड गिराया, और इस एल्टीट्यूड की स्लोप निकालनी है। ठीक है, तो ये जो स्लोप इसमें गिराया है लाइन ए बी पर, तो ये एल्टीट्यूड और ये ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और इस पे फिर परपेंडिकुलर वाला वो फॉर्मूला रहेगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। मतलब ए बी की स्लोप और एल्टीट्यूड की स्लोप वो क्या होगी, -1 के बराबर होगी। एल्टीट्यूड की स्लोप तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ए बी की स्लोप तो है ना। द स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड the altitude drawn from the vertex C, जो वर्टेक्स सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है इस परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। सो द स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड इंटू स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू -1। एम डैश अगर इसको रिप्रेजेंट करें, इसको एम से इज इक्वल टू -1 एम डैश, और ये एम पीछे कैलकुलेट किया 1/4 -1 डैश इज इक्वल टू -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स A3 1 B -2 -3 and C 2 2 are the vertices of an isosceles triangle। मतलब इनके क्या निकालना है, तीनों की डिस्टेंस फार्मूले के जरिए डिस्टेंस निकालेंगे, और दो का कोई किसी दो का डिस्टेंस बराबर होगा, और फिर प्रूफ हो जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल। सो हम पहले इसलिए साइड निकालेंगे, ए बी का निकालेंगे इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √-2 - 3 स्क्वायर प्लस -3 - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √-5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 25 + 16 is equal to √41। BC is equal to √x2 - x1 square plus y2 - y1 square। BC is equal to √2 - -2 square plus 2 - -3 square is equal to 2 + 2 square plus 2 + 3 square is equal to 4 square plus 5 square 16 plus 25 is equal to √41।
और AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, but it should be written as CA not AC. Under root 1 minus 2 square plus 3 minus 2 square minus 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 ये आ गया। एस है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए साइड, सो द ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और write down the equation for x-axis and y-axis. x-axis और y-axis की इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन x-axis की इक्वेशन होती है जिसमें y 0, इक्वेशन फॉर x-axis y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस। सारी बात है वाई एक्सिस पे x का कोई पॉइंट नहीं होगा तो इस पे x 0 होगा, बस ये